हेलो एवरीवन। एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद से मैं तैयारी शुरू कर सकता हूँ कि नहीं, ग्रेजुएशन के साथ पढ़ सकता हूँ कि नहीं। मुझे लगा कि ये सवाल तो लाजमी है और इनफैक्ट जिस प्रकार से बेरोज़गारी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, लोगों के दिमाग में सवाल आना बनता है। तो लेट्स सी कि आप 12वीं के बाद में आप किस प्रकार से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि न केवल RAS, आप जो भी एग्ज़ाम लिखें उसमें आसानी से एक लीड ले पाएँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि 12वीं करते ही आप जुट जाओ 100% RAS की तैयारी में। नो, सहज पके सो मीठा होए, हम सब इस कहावत को सुनते आए हैं। और इनफैक्ट घरों में जब भी कुछ भी अच्छा बन रहा होता है, फॉर इंस्टेंस मीठा बनाओ, आराम से पकेगा, बहुत अच्छा बनेगा। खीर चढ़ाओ, 3-4 घंटे में पकेगी, बहुत अच्छी बनेगी। और उसका जो आनंद है ना, वो आनंद मतलब मुझे लगता है कि इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू दिस इज़ कि फटाफट गॉबल करने से अच्छा है आप ग्रेजुएशन के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि जो भी आपको पहली वैकेंसी अनाउंस हो उसको भी आप जीत पाएँ। सो लेट्स सी उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से 12th के बाद, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू फॉलो दिस, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए, उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। जो लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड प्रिपेयर, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको अपने अपने डायरेक्शंस में काम करना चाहिए, पर वो जो डेडिकेटेड है कि नहीं मुझे तो ग्रेजुएशन होते ही कोई ना कोई सरकारी अधिकारी बनना है, ये उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। आपने कई जगह सुन रहा होगा ना कि कोर्स चल रहा है फाउंडेशन का, जितनी कोचिंग सेंटर देखो सब जगह एक फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। ये है क्या फाउंडेशन? फाउंडेशन का मतलब होता है जैसे किसी भी एक इमारत के लिए नींव जितनी स्ट्रांग होगी, इमारत की स्ट्रेंथ और लाइफ उतनी ही प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमारत में आप सिर्फ ईंटें लगाओ, सीमेंट मत लगाओ, नहीं, लेकिन नींव मजबूत होगी तो संभावना बहुत अच्छी है कि उसके ऊपर जो कंगूरा बनेगा यानी जो इमारत बनेगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो फाउंडेशन मीन्स नींव बनाना। और नींव, एक अभ्यर्थी के लिए नींव के साधन क्या क्या होते हैं? तो अभ्यर्थी की नींव का मतलब होगा किसी भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जाम, ओनली प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। और वो इस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष तौर पे आपको नहीं पढ़ना पड़े। प्रारंभिक परीक्षा चाहे राजस्थान स्तर की हो और चाहे भारत स्तर की हो, कुछ चीजें एकदम हमेशा कॉमन होती हैं। जैसे कि यदि राजस्थान स्तर की जो परीक्षा होगी उसमें भी पूछा जाएगा इतिहास, कला, संस्कृति, और ये भारत में भी पूछा जाएगा। राजस्थान वाले एग्जाम में राजस्थान का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन होगा और भारत का थोड़ा कम। और जब भारत के एग्जाम होंगे यानी इंडिया लेवल के एग्जाम में, उसमें सारा सारा इंडिया लेवल का ही कवर्ड होगा। इसी प्रकार से राजस्थान का कोई और एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा जियोग्राफी, यानी जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो यहाँ फोकस किया जाएगा राजस्थान की मृदा, राजस्थान के खनिज, राजस्थान की वन, राजस्थान की नदियाँ, झीलें, तालाब, जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंक्लूडिंग अरावली, वो सब कुछ फोकस किया जाएगा डिटेल में। और जो इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें न केवल इंडिया बल्कि कई बार जियोमॉर्फोलॉजी भी पूछा जाते हैं, यानी पूरे विश्व की ज्योग्राफी भी अच्छे से पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा कंपोनेंट इसमें आता है वो आती है पॉलिटी यानी गवर्नेंस, यानी पॉलिटी को हिंदी में क्या कहा जाएगा? राजनीति। ठीक है, तो ये राजनीति जब हम राजस्थान के एग्जाम देंगे तो राजस्थान की भी पूछी जाएगी थोड़ी डिटेल में, इंडिया की भी आएगी। और जब ये एग्जाम हम इंडिया लेवल पे देंगे तो इंडिया की पॉलिटी आएगी। व्हेन वी से पॉलिटी वी मीन संविधान भी आएगा। दोनों में निश्चित तौर पर संविधान से संबंधित बहुत सारे सवाल होंगे। और इनवेरिएबली इन तीनों के अलावा जनरल साइंस भी आता है, यानी सामान्य विज्ञान भी आता है, यहाँ भी आता है और इंडिया लेवल पे भी आता है।
अब ये सामान्य विज्ञान में राजस्थान स्पेसिफिक क्या हो सकता है, सिर्फ इतने हो सकता है कि राजस्थान की कोई नई स्कीम आई हो जो साइंस को प्रमोट करती हो, या राजस्थान ने जगह जगह साइंस सेंटर्स खोले हुए हैं, साइंस म्यूजियम्स खोले हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा हो सकती है। अदरवाइज जनरल साइंस इज कॉमन फॉर इंडिया लेवल एंड राजस्थान लेवल एग्जामिनेशंस। देन कम्स करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स का मतलब आजकल जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे जो चर्चा में हैं, वो आप समझ गए होंगे। राजस्थान स्पेसिफिक एंड इंडिया स्पेसिफिक राजस्थान एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, और वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं। और इन दोनों को जोड़ते हुए जो कॉमन चीज़ें होगी वो होगी मैथ्स एंड रीजनिंग। जो कि हमेशा ही सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी ही पड़े, उसको बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करती है। और प्रीलिम्स एग्जाम कैसा है कि आपको सिर्फ एक कट ऑफ को पार करना है, सिर्फ एक कट ऑफ की बाउंड्री है उसको पार करना है। फॉर इंस्टेंस मैं बोलूँ RS का एग्जाम है वो 200 नंबर का होता है। उस 200 नंबर में से यदि किसी व्यक्ति के 150 मार्क्स आए हैं और किसी कट ऑफ मान लीजिए 92 है और किसी व्यक्ति के 92.5 मार्क्स भी आए हैं, तो भी बोथ आर एट इक्वल स्टेटस, दोनों का एक ही स्टेटस है, दोनों को मेंस एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं वो एक बार लगते हैं कि इस बार से नीचे जो लोग हैं, सॉरी ये साल आपके लिए नहीं है, आप दोबारा अच्छी तैयारी करके आइए, अगली बार आपको ज़रूर लेंगे अंदर। और उस बार से ऊपर जो है उन सबको नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पास करना होगा। तो यदि आप इन सब को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो आपने गो थ्रू किया है। आप स्वयं भी इस फाउंडेशन को मजबूत बना सकते हैं। किस प्रकार से, उसकी मैं चर्चा आपके साथ कर सकती हूँ कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। 12वीं के बाद से यदि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है। लेट्स सी, हमने बात की इतिहास पढ़ना है ना। तो इतिहास पढ़ने के लिए इनवेरिएबली आपको NCERT पढ़ना है और राजस्थान अध्ययन पढ़ना है। जब आप NCERT की सोशल साइंस की बुक पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 10वीं तक की, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। NCERT की USP ये है, नहीं NCERT की खूबसूरत बात यह है कि भाषा बहुत आसान लिखी हुई है और इस तरीके से लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ब्रैकेट का हो उसको पढ़ना शुरू करेगा तो उसको कहीं दिक्कत आती नहीं है। और उसमें सोर्सेज भी मेंशन्ड हैं। तो हाउ शुड प्रिपेयर इतिहास इज रीड NCERT टिल 10th स्टैंडर्ड, ये दोनों ही बुक्स। तो उससे आपकी बेसिक लेवल की इतिहास, बेसिक लेवल की भूगोल और बेसिक लेवल की जो हमारी पॉलिटी है उसका ज्ञान हो जाएगा। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट लेवल कैसे पढ़ेंगे। यानी इतिहास यदि आपको यहाँ तक समझ में आ जाता है तो आपको कक्षा 11वीं और 12वीं की बुक्स पढ़नी है। ये इसको पढ़ने के बाद, आई रियली मीन इट, ये सोशल साइंस की बुक्स को आप ग्रेड 10 तक पढ़ेंगे, तब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इतिहास, पॉलिटी, कुछ लेवल का इकोनॉमी और भूगोल हो जाएगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हों उसके बाद में आप ग्रेड 11 एंड 12 की तीनों स्पेसिफिक बुक्स उठाइए। कौन कौन सी? जियोग्राफी की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की, जो पॉलिटी अब पॉलिटिकल साइंस नाम से आएगी। अब इस पॉलिटिकल साइंस में आपको जितने भी विचारक हैं वो विचारक नहीं पढ़ रहे हैं, विचारक नहीं पढ़ने हैं। आपको संविधान से स्पेसिफिक जो कंटेंट है सिर्फ वो पढ़ना है। यहाँ तक आई बिलीव आई एम मेकिंग अ सेंस टू यू। जब आप इतना पढ़ लें तब आप क्या शुरू करें, तब आप संविधान को पढ़ना शुरू करें। और संविधान क्या है? संविधान वो रूल बुक है जिससे हम सभी गवर्न हो रहे हैं। तो अब संविधान को पढ़ने के लिए आपको हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप इंटरनेट पे किसी भी एक प्रसिद्ध टीचर का संविधान का ट्यूटोरियल्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसको आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 की सीक्वेंस में ही पढ़ें। एंड दैट टीचर कैन बी एनीबडी।
बिलीव मी एनीबडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि संविधान की जो शुरुआत हुई थी वो तो हिस्ट्री से आप पढ़ चुके हैं ना, कि भाई कब कब हमने डिमांड करी, कब कब उसमें आया, कितनी अधिवेशन हुए, कितनी दिनों तक बैठक चली, कब ये इन प्लेस हुआ, संविधान का जो अलग अलग भाग हैं, भागों के नाम क्या क्या हैं, और फिर हर एक भाग में मेजर आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ये समझना है। जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपकी लाइफ में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इससे कोरिलेटेड है। तो यहाँ तक आपने फाउंडेशन किसकी बना ली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं इकोनॉमी आएगा, और इकोनॉमी और करंट अफेयर एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। इकोनॉमी और करंट अफेयर एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ करंट अफेयर इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। वो कैसे? इकोनॉमी का मतलब होगा पूरे भारत में कितना टैक्स कलेक्शन होता है, कौन कौन सी स्कीम्स में पैसा जाता है, बजट कब पेश होता है और उसकी सीक्वेंस क्या क्या है, बजट में कोई घोषणा की गई है तो उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, कोई योजना जो पिछले 2 साल पहले लॉन्च की गई थी उसके बारे में आज आर्थिक समीक्षा में क्या लिखा गया है। तो कक्षा 12 को पास करने वाले मेरे सारे छोटे बहनों भाइयों, आपको मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। एक तो ये संविधान, इसको बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आर्थिक समीक्षा का मैंने अभी नाम लिया कि आर्थिक समीक्षा है क्या। तो आर्थिक समीक्षा का मतलब होगा कि पिछले साल जो हमने बजट के लिए पैसा दिया था उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया। ये राज्य लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। एक को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, एक को इकोनॉमिक रिव्यू कहते हैं। भारत के लेवल पे लॉन्च कर दी जाती है 1 फरवरी से पहले ही आ जाती है बाजार में, और राजस्थान के लेवल पे फरवरी के पहले वीक में इन जनरल आ जाती है, पर कई बार 5-7 दिन लेट हो जाती है। तो आपको इन दोनों को पढ़ना है। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों पब्लिकेशंस हैं सरकार की तरफ से, दोनों आपको रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यदि आप गूगल बाबा को भी बोलोगे ना कि ओके गूगल डाउनलोड इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ 2022, तो डाउनलोड कर देगा। ये हमेशा करंट ईयर से पहले वाले ईयर का लेखा जोखा होता है कि हमने कैसा परफॉर्म किया, और जनरली उसके अंदर ये आता है कि कितने का इंपोर्ट किया, कितने का एक्सपोर्ट किया, कौन से इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंटेज हमारे, बिकॉज यू विल बी सो हैप्पी टू सी कि जो हमारे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, यानी प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम कहते हैं कृषि और उसके संलग्नक, और फिर जो सेकंड सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ आपको इन 2 बुक्स में मिलेगा। तो यदि आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हो तो, और करंट अफेयर्स देखना चाहते हो, तो आपको इन दोनों को पढ़ना है। लेकिन ये आपको कब पढ़ने हैं? 12वीं के साथ नहीं पढ़ने हैं। 12वीं के साथ तो आपको सिर्फ स्कीम्स देखनी है। उसको आप गूगल को बोलिए, ओके गूगल टेल मी 20 फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ओके गूगल टेल मी फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो आपको एक PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप सिर्फ स्कीम्स पढ़ लीजिए। जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आएँ तब आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक बार पढ़ना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ इस नज़रिए से कि डॉक्यूमेंट में भला क्या है, आता क्या है, उतना ही, उससे ज़्यादा इकोनॉमी नहीं पढ़नी है। आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस टू यू। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स जो है ना, जैसे आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और अब कहीं इस साल कहीं पे मुख्यमंत्री जी ने किसी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तब तक ये ब्रिज जो है वो पुराना हो चुका होगा। आपके लिए इस टाइम करंट अफेयर्स में पढ़ने लायक बात क्या है? वो सिर्फ ये है कि जनरल नॉलेज बढ़ाइए। जनरल नॉलेज बढ़ाइए तो आप ये देखिए कि आपका प्यारा भारत या आपका प्यारा राजस्थान कहाँ कहाँ कौन से ज़िलों के साथ में अटैच होता है दूसरे राज्यों के, या फिर इन जनरल कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं। इस साल यदि कोई सूखा या अकाल पड़ा है तो उसका वहाँ के लोकल लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है उनको मीटअप करने के लिए। और करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, जैसे कि स्टडी IQ के लिए मैं अक्सर कहती हूँ स्टडी IQ के आप वीडियोस देख सकते हैं, दृष्टि की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन किसी एक के देखिए और उसको हर रोज़ 10 मिनट के लिए ज़रूर देखिए। जो काम का होगा वो दिमाग में रिटेन हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या काम का था और क्या नहीं था। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी, ग्रेजुअली होगी, अचानक नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसी मामले में जो लास्ट कंटेंट है जनरल साइंस, उसको कैसे पढ़ना है। जनरल साइंस के जो
मैं 2016 वाले RS के क्वेश्चंस बताती हूँ आपको वो कैसे आए थे। RS 2016 प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है, जनरल साइंस के। उसमें पूछा गया था फ्लेवर सेवर टमेटो, NCERT से सवाल था। एक सवाल था डॉली शीप का, वो भी NCERT से सवाल था, यानी बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से सवाल था। शायद ये ग्रेड 9 या ग्रेड 10 में ही क्वेश्चन था। सो मेरा आपको ये सबमिशन ये है कि जनरल साइंस को अच्छा बनाने के लिए या नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए या तो आप किसी के वीडियोस को फॉलो कर लीजिए जो जनरल साइंस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रही हूँ। एक दिन में ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में आपने 20 वीडियोस देख लिए। रोज़ के लिए आप टारगेट बना लो, 2 ही वीडियोस देखने हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें जनरल साइंस, मान लीजिए आप जनरल साइंस फॉर ऐसा एग्जाम चल रहा है कहीं पे और उसका 2 साल पहले पढ़ाया गया हो, उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बुक से पढ़ना है, तो इसके लिए NCERT की बुक्स आप ग्रेड 4 से लेकर के 10 तक, बस उससे आगे नहीं। 4वीं से 10वीं तक की जो ग्रेड 10 की वो बुक्स आती है उनको पढ़ सकते हो, या फिर जनरल साइंस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, सामान्य विज्ञान नाम से, अरिहंत, वो बुक भी बहुत अच्छी है, आप उस किताब को भी पढ़ सकते हो। तो उससे आप में एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। और प्यारा मैथ्स और रीजनिंग, उसका क्या करें, रीजनिंग सबको आती है, यस बिलीव मी, रीजनिंग सबको आती है। किसी ने ये पूछा यार ये जो फोटो लगी हुई है इसके भाई का भांजा जो मेरा भाई है, तो ये फोटो किसकी है, XYZ, हम ये नहीं निकाल सकते सवाल, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि सारे के सारे किसी कोड भाषा में सेब को इरेजर, इरेजर को पेंसिल और पेंसिल को से गाय कहा जाए, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वो एक सेंटेंस दिया हुआ होगा। क्या हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते? येस वी कैन डू, ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। जब भी लगे ना कि मूड ठीक नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई भी 5 क्वेश्चंस जो है ना इंटरनेट को बोलो, वो आपको दे देगा रीजनिंग के सवाल, और उनको सॉल्व कर लीजिए। और जब आप ऐसे पजल सॉल्व करने की हैबिट बना लोगे, तब तो आपको दोस्तों के बीच में भी ऐसी बातें कर ले जाओगे, अरे यार तू ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। जैसे मैं अक्सर पूछ लेती थी कि चलो मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ एक क्वेश्चन का जवाब, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि एक सोफे पे 2 बहन और भाई बैठे हैं, एक बहन है एक भाई बैठा है ना। सो द गर्ल सेज आई हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लड़की कहती है कि मेरे जितने भाई हैं उतनी बहनें, वेयर एज उसी लड़की का सगा भाई कहता है कि मेरे जितने भाई हैं उससे 2 गुनी बहनें हैं। तो सवाल यह है कि उस परिवार में कितने बच्चे हैं। सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। मैथ्स के लिए तो आपको लगता है आप कर सकते हो तो कीजिए। मैथ्स ऐसी है जो आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। हाँ हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स को ठीक करने में जितनी मेहनत करोगे उतनी उसके आधी मेहनत भी यदि आप इन सवालों में करोगे और बचे हुए सेक्शंस में कर लोगे तो यू विल टेक अ लीड। बिकॉज आई नो मैथ्स का फोबिया बहुत सारे लोगों में ना अंदर घर करके बैठा हुआ होता है, और उसको अंदर घुस करके बाहर निकालना और फेंकना और उसमें मैथ्स भरना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो इफ़ यू नो योर एबिलिटीज़ कि आप मैथ्स कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हो, लीव इट, फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स। आई एम श्योर आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जैसे आप ग्रेजुएशन के कंप्लीशन के आसपास हो गए, यू शुड बी एबल टू डिसाइड कि अब आपको RS का एग्जाम देना है, SI का देना है, कांस्टेबल का देना है, ED का देना है, CAG का देना है, बहुत सारे एग्जाम, SSC CGL निकालना है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आप ग्रेजुएशन की अच्छी तैयारी के साथ निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आई होप कि जिन लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि 12वीं के बाद क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ऑल द बेस्ट।